हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू टेक्निकल क्लासेस। तो आज अपने ये फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर अपने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा है। मेटल का कहाँ यूज़ किया जाता है, तो कोई भी इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, चाहे वो कटिंग टूल है, चाहे वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो सभी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अपने बेसिकली किसका प्रयोग किया जाता है? धातु का प्रयोग किया जाता है। कोई ना कोई धातु का उसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या बता रहा है कि यह एक तत्व होता है, यानी कि एक धातु जो होता है वो क्या होता है? एक तत्व के रूप में अपने को प्राप्त होता है, जिसे अपने आयरन ओर के नाम से जानते हैं, जिसमें निम्न विशिष्ट यानी कि कुछ निम्न गुण प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जैसे कमरे के तापमान पर सॉलिड होना, अपारदर्शी ताप पर बिजली के सुचालक, पॉलिश करने पर पारदर्शी तथा गर्म करने पर फैला तथा ठंडा करने पर सिकुड़ना, या तन्यता या घातवर्धनता आदि के गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं उसको अपने क्या मेटल के नाम से जानते हैं। प्रत्येक धातु का अपना एक अयस्क होता है, यानी कि आयरन ओर जिसको बोला जाता है। जैसे कि लेड का जो होता है गैलेना होता है, जो एल्यूमिनियम होता है उसका बॉक्साइट होता है। तो उसी प्रकार अलग अलग मेटल्स का, चाहे फेरस मेटल, नॉन फेरस, सभी का अलग अलग क्या होता है? आयरन ओर अयस्क होता है, जिसे धरती से निकाला जाता है। यानी कि धरती से डायरेक्ट जब अपने मेटल को बाहर निकालते हैं तो उस चीज को अपने क्या बोलते हैं? अयस्क बोला जाता है, आयरन ओर बोला जाता है। ठीक है। सभी तत्वों का 2/3 भाग ग्रह की मात्रा यानी कि मास का लगभग 24% धातुएं होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी, मास यानी कि जिसको द्रव्यमान के नाम से अपने जानते हैं, उतना ही कम होगा। यानी कि एक दूसरे के ये दोनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। उसके बाद देखो अपने को क्या बताया गया है, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर धातुओं को 2 भागों में विभाजित किया गया, फेरस एंड नॉन फेरस। तो फेरस मेटल कौन से होते हैं? जिसके अंदर मुख्य अंश जो होता है वो लोहे का पाया जाता है, यानी कि 95% अगर मैं बात करूं तो उसमें प्योर आयरन होता है। उस चीज को अपने क्या बोला जाता है? फेराइट स्ट्रक्चर बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के अंदर क्या होता है? 96% तक लगभग क्या होता है? प्योर आयरन होता है, लोहा होता है। उसके बाद 2 से 4% अपने क्या होता है? कार्बन उसमें पाया जाता है। उसी प्रकार रोट आयरन, तो रोट आयरन भी प्योर आयरन के अंतर्गत आता है, जो कि एकदम प्योर आयरन होता है, लोहा, शुद्ध लोहे के नाम से जानते हैं। अब देखो नॉन फेरस के अंदर, नॉन फेरस मेटल कौन से होते हैं? जिनके अंदर क्या लोहा जो है या तो बहुत कम या ना के बराबर या मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि तांबा, पित्तल, इनमें लोहे का कोई रोल नहीं होता। तो यानी कि जिनके अंदर लोहा नहीं पाया जाता उस चीज को अपने क्या बोलते हैं? नॉन फेरस मेटल। अब देखिए धातु के गुण, भौतिक गुण। अब यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर धातु होती है। तो सबसे पहले ये बात करें धातु के भौतिक गुण, तो धातु के भौतिक गुण कौन सा होता है? जैसे कि कलर, वेट, मैग्नेटिक गुण हो गया, या फ्यूजिबिलिटी वगैरह जिसको गलनीयता के नाम से जानते हैं। तो वो चीज क्या कहलाती है? अपनी धातु के गुण कहलाते हैं। सबसे पहले ये बता रहे हैं कि कलर क्या होता है, कि धातु के अंदर जो कलर होता है वो प्राकृतिक रूप से उसके अंदर पाया जाता है। यानी कि जैसे कि कॉपर का कलर कैसा होता है? लाल होता है। उसी प्रकार एमएस का कलर कैसा होता है? नीला कलर होता है। तो यानी कि डिफरेंट टाइप्स के मेटल का कलर बनाया जाता है। नेक्स्ट देखो क्या बताया कि वेट, धातु का भार जितना अधिक होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी अधिक होगी। जैसे कि मैं बात करूं एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी? 2.8। वहीं लेड की मैं बात करूं तो 9 होगी। क्योंकि लेड जो होती है सॉफ्ट तो होती है बट एक भारी धातु होती है ये। ठीक है। उसी प्रकार एल्यूमिनियम सॉफ्ट एंड बिल्कुल ही क्या होती है? ये भारी नहीं होती बिल्कुल। जैसे जहाज वगैरह बनाने के लिए अपने एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है, बिकॉज ये बिल्कुल हल्की, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 2.8 होती है। नेक्स्ट देखिए अपने आगे अपने को संरचना के बारे में यानी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो धातु होती है उनको किन कणों के अंदर, उन कणों जो क्रिस्टल होते हैं, धातु जो होती है नॉर्मली अपने को पता है क्रिस्टल से मिलकर यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है, जिसको अपने धातु के नाम से जाना जाता है। तो स्ट्रक्चर उन कणों को किस रूप से व्यवस्थित किया जाता है, तो उस चीज को अपने क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चर्स के नाम से अपने जानते हैं। देखो इसके अंदर अपने को क्या बताया कि जब हम कोई भी धातु को तोड़ते हैं तो उसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर जो होती है वो माइक्रोस्कोप की सहायता से जब अपने देखते हैं तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पहचाना जाता है, यानी कि उनके कणों को किस रूप में व्यवस्थित किया गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक कण इस तरीके से बनाया,
इस आकृति का बनाया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कण इसी आकृति के अंदर बनाया, फिर तीसरा कण ऐसे कुछ करके बनाया, फिर चौथा कण इसी के ऊपर ऐसे कुछ करके अपने उन्हें बनाया। तो ये चीज अपनी क्या कहलाती है कि इन कणों को किस रूप में व्यवस्थित किया गया, उस चीज को अपने स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद देखो कठोर लोहा व एल्यूमिनियम जैसे कि फाइबर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कठोर लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, उसकी जो अपने बोलूं मैं आपको कि जो स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरीके का होता है, फाइबर होता है। वहीं कास्ट आयरन की या ब्रोंज वगैरह की मैं बात करूं तो क्रिस्टल टाइप उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। अब देखो रोट आयरन एंड ग्रे कास्ट आयरन के बारे में कुछ यहाँ, तो इसमें आगे देखिए फेराइट गिवन डक्टिलिटी एंड स्लैग, यानी कि फाइबर जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर पाया जाता है वो इम्प्रूव क्रोजिंग रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि जंग रोधी जो गुण होता है उसको वहाँ पे इंक्रीज करती है। उसके बाद देखिए फेराइट गिवन डक्टिलिटी एंड स्लैग, यानी कि फेराइट स्ट्रक्चर जिस धातु के अंदर पाया जाता है वो अपने को क्या प्रदान करती है, डक्टिलिटी एंड स्लैगनेस से दूर करती है। जैसे कि फाइबर स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, शुद्ध लोहा जो होता है, रोट आयरन वगैरह जो होता है, उनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, फाइबर स्ट्रक्चर होता है, जो कि अपने को क्या प्रदान करती है, डक्टिलिटी एंड स्लैगनेस का दूर करती है। जैसे कि इसने एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे लिख के भी बताया कि रोट आयरन। उसके बाद देखो ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन के अंदर अपने को क्या बताया, फ्लैक्स फॉर ग्रेफाइट स्ट्रेंथ रिड्यूस, यानी कि स्ट्रेंथ को क्या करता है, रिड्यूस करता है ग्रे कास्ट आयरन, बिकॉज कार्बन परसेंटेज यहाँ पे बढ़ चुका है। एंड इम्प्रूव क्या बता रहा है ये, मशीनिएबिलिटी, यानी कि मशीनिएबिलिटी सुधारता है। जैसे कास्ट आयरन हो गया या ग्रे कास्ट आयरन हो गया तो ये क्या करता है, मशीनिएबिलिटी को इम्प्रूव करता है। एंड फ्लैकनेस जो ग्रेफाइट स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है, यानी कि ग्रेफाइट वगैरह की जो फ्रीली मात्रा होती है उसको क्या करता है, थोड़ा कम करता है। उसके बाद देखो अपने आता है कंडक्टिविटी, जिसे चालकता के नाम से अपने जानते हैं। तो चालकता क्या होती है, जैसे कि अलग अलग धातु के अंदर कुछ धातु ऐसी होती है जिनके अंदर कंडक्टिविटी अच्छी होती है, कुछ धातु ऐसी होती है जिनके अंदर कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, एल्यूमिनियम हो गया या तांबा हो गया, तो इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, अच्छी होती है। वहीं मैं बात करूं लकड़ी वगैरह की एग्जाम्पल के तौर पर, तो लकड़ी है तो उसकी कंडक्टिविटी होती है क्या, वो एक जगह से दूसरे जगह तक करंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकती। तो वही चीज बता रहा है इसके अंदर एल्यूमिनियम एंड तांबा। सबसे अच्छा सुचालक की मैं बात करूं तो तांबा जो होता है वो सबसे अच्छा सुचालक होता है तो कंडक्टिविटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को दोनों के बारे में ही देखना है। ऊष्मा उपचार के अंदर एल्यूमिनियम एंड अपने को क्या बताया गया है, तांबे के बारे में बताया गया। उसके बाद देखो चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता रहे। मैग्नेटिक सभी द फेरस मेटल जो होते हैं उनके अंदर, सभी फेरस मेटल के अंदर मैग्नेट का गुण पाया जाता है, यानी कि चुंबक की ओर आकर्षित होती है सभी धातुएं। बट एक धातु ऐसी है जो कि चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती, बट वो मेटल्स के अंतर्गत रहती है, तो वो कौन सी होती है, स्टेनलेस स्टील जो होती है वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती। तो बाकी चाहे कास्ट आयरन है, चाहे ग्रे कास्ट आयरन, चाहे माइल्ड स्टील है, चाहे डेड माइल्ड स्टील है, तो सभी जो है वो धातु चुंबक की ओर आकर्षित होती है, बट एक स्टेनलेस स्टील नहीं होती। उसके बाद देखो अपने क्या आती है, संलग्नता, जिसे फ्यूजिबिलिटी के नाम से जाना जाता है या गलनीयता के नाम से अपने जिसको बोलते हैं। जब हम किसी भी धातु को तापमान देते हैं तो धातु जिस अवस्था में पिघलना शुरू होती है, यानी कि जिस टेम्परेचर पर, जैसे कि टिन है, टिन को अगर अपने 232 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देंगे तो वहां पे वो क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। तो उस चीज को मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजिबिलिटी के नाम से अपने जानते हैं। जैसे कि सबसे कम अगर मैं बात करूं तो किसकी होती है, टिन की होती है। वहीं सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो किसकी होती है, टंगस्टन की। तो यहाँ पे